हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मागा एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, जो अभी गवर्नमेंट ने रिलीज़ करी है इस साल, और ये अभी रेड हॉट टॉपिक है। इसमें जो हमारा वीडियो कंटेंट है वो आपको फुल एक्सप्लेनेशन देगा, वो भी कोडेड लैंग्वेज में। कोड है एजुकेशन कोड है, जिसमें सारे पॉइंट्स आपको एक ही कोड में मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आप अपना स्मार्ट नोट्स बना सकें और स्मार्ट नोट्स को आप रिवीजन कर सकें, फास्ट रिवीजन कर सकें एग्जाम के लास्ट टाइम पे, लास्ट ड्यूरेशन में। और यहाँ पर जो आंसर राइटिंग फॉर्मेट में मैंने अरेंज किया है स्लाइड को, ताकि आप ये समझ सकें कि कौन से आंसर को आप अरेंज कैसे करेंगे, कैसे उसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे एंड कंक्लूजन लिखेंगे। तो आपको ये कोड से ये भी समझ में आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर क्या बनते हैं, ये भी आपको इस स्लाइड में मैंने रखे हैं। फिर रिएक्शंस ऑफ नोटेबल पर्सन कौन, लेकिन इसको लेके क्या डिस्कशन चल रहा है, और नोटेबल पर्सन्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो हैं उनका क्या यहाँ पर रिएक्शंस हैं, वो भी हमें यहाँ पर देखना होगा कि वो रिएक्शन से ही हम अपनी पॉलिसी को आगे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एक अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिएक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि रियल चैलेंजेस क्या फेस करने वाले हैं, रियल चैलेंजेस क्या फेस होंगे। तो ये पॉलिसी आपने बना दी है, एम डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन आपको नोटेबल पर्सन्स के लिए जो यहाँ पर इस पॉलिसी को बनाने के लिए, आपको सभी को पता है कि यहाँ पर बहुत सारे सजेशंस लिए गए थे, और आगे भी इसमें जो सजेशंस हैं वो गवर्नमेंट यूज़ करती रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग से उसने सजेशंस इसमें लिए हैं। ओके, सो अगर हम इस नेशनल पॉलिसी को देखें क्या होता है ये नेशनल पॉलिसी, तो हम ये देखेंगे कि आप इसमें लिखेंगे कि ये एक कॉम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क है। एक फ्रेमवर्क है जिसमें एम्स लिख दिए गए हैं, और यहाँ पर ये किस लिए है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। सो ये फ्यूचर प्लान भी बोल सकते हैं आप। एक फ्यूचर प्लान हो गया, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो गया, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन नॉट एन लॉ, रेगुलेशन, सैंक्शन, लीगल सैंक्शन नहीं है, नोटिफाइड नहीं है। तो यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो काफ़ी हद तक आपके डिस्कोर्स पे डिपेंड करेगा। डिस्कोर्स मतलब कि आप, ये वर्ड को मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आप जब आगे किसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप एक डिस्कोर्स में जाएंगे। मतलब कि आप जो इस पॉलिसी पे जो रिएक्शंस आए हैं, गवर्नमेंट उनको भी ध्यान रखेगी, जो सजेशंस आए हैं उनको भी ध्यान रखेगी, और यहाँ पर जो रियल चैलेंजेस हैं उनको कैसे फाइट करना है, ये भी एक सजेशन होगा। सजेशन और रिएक्शंस के थ्रू देखा जाएगा। फिर नीचे के ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं वो अपने टॉप लेवल पे अपने ऑफिसर्स को बताएंगे, और ऑफिसर्स जो हैं वो गवर्नमेंट पे हेड जो करते हैं उनको बताएंगे, और फिर यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा। तो ये एक इसका पर्सपेक्टिव है कि आपको फ्यूचर डिस्कोर्स, पब्लिक डिस्कोर्स, ये इसमें रखना पड़ेगा, तभी इम्प्लीमेंटेशन इसका सबसे बेस्ट हो पाएगा। और इम्प्लीमेंटेशन जो है पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है इसका बहुत हद तक, और पॉलिटिकल विल इस समय स्ट्रांग है इंडिया में, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाएगी। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मेंस में यूपीएससी के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इवन ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज मैंने इसको कोडेड लैंग्वेज में फॉर्म किया है, तो आप अपने इंटरव्यू में सारे पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉल कर सकते हैं, और अपने पिन पॉइंटेड आंसर वहां पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका इंटरव्यू में भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर के सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल हो जाएंगे। तो फिर आप इसमें फास्ट आंसर भी लिख सकते हैं। 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ये आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और ये 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा यूपीएससी, अदर स्टेट एग्जाम्स में, और आंसर राइटिंग्स फॉर मेंस में आपको इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इंटरव्यू तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेड जोन टॉपिक है। रेड जोन टॉपिक मतलब कि मागा एकेडमी रैंक करती है अपने टॉपिक्स को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो रेड जोन में रखे जाए। तो यहाँ पर जो भी मैं कलर कोड इस्तेमाल करूँगा कि अगर आपको कोई इस कंटेंट जो डायरेक्ट सिलेबस से आपके मैच खाता है उसको मैं रेड में मार्क कर दूंगा, ऑरेंज में मैं जो इनडायरेक्ट सिलेबस में आएगा, जैसे कि टॉपिक
जैसे आपके एथिक्स में पूछा जा सकता है, साइकोलॉजी में पूछा जाएगा, सोशियोलॉजी में पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि यहाँ पर क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पे क्वेश्चन आ सकता है एथिक्स में, प्लस साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में। तो ये काफ़ी हद तक इक्विटी पे आ सकता है क्वेश्चन इसमें। तो एजुकेशन में काफ़ी पॉइंट्स हैं, बहुत वास्ट टॉपिक है ये। तो यहाँ पर आप अदर सिलेबस इनडायरेक्टली भी कई क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, ये इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस है। फिर यहाँ पर कुछ रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं। क्यों रेड जोन है ये? क्योंकि रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन पे इसका इम्प्लीमेंटेशन पूछ लिया। तो राइट टू एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको प्रिपेयर करना ही है। लेकिन यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इसमें इंक्लूड करके पूछ लिया है, तो आपको दोनों का नॉलेज होना चाहिए। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉपिक्स में भी ये पूछा जा सकता है। तो ये इसका लिंक डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है, और आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेट करके भी पूछा जा सकता है। प्लस में यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। ये ट्रैकिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिविजन। यहाँ पर एक ब्रीफ हिस्ट्री देखें कि यहाँ पर अभी तक 3 हम ला चुके हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और यहाँ पर अगर मैं आपको याद कराऊँ तो 68 और 86 को आप ये याद कर सकते हैं, क्योंकि 86 में सेकंड आई थी, 2020 में थर्ड आई है, और 86 में ही हमारा एक अमेंडमेंट हुआ था। 86th अमेंडमेंट भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। मैं हमेशा 86 को हमेशा याद रखता हूँ अपने आंसर में, सबसे पहले 86 को ज़रूर डालता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप 8 और 6 आपको दिखेगा, 8 और 6 डी। सो ये 86 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इसके लिए, जिसमें हमने राइट टू एजुकेशन दिया था और चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। कोड को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर कोड जो है वो है ई फॉर, अब मैं इसको आपको बता देता हूँ। ई से आप, मैंने यहाँ पर जो पॉइंट रखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है, जो सबसे न्यू भी है। और मैं हमेशा अपने आंसर्स में जो है स्टूडेंट्स को भी ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इस ई को इक्विटी में सबसे जो इंट्रोडक्शन टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन जो है वो इक्विटी से चालू करें, क्योंकि इक्विटी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इक्विटी को आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मेल फीमेल, तो फीमेल चाइल्ड के लिए आपको एक अलग सुविधा देनी पड़ेगी। प्लस आपको रिच एंड पुअर, तो यहाँ पर आपको उसकी सुविधा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक नॉर्मल एंड डिसेबल्ड बच्चे में आपको डिफ्रेंशिएट करके उसे एक सुविधा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये 3 पर्सपेक्टिव से बनते हैं इक्विटी में, और ये इसमें देखते हैं कि हम इसमें वो किया है कि नहीं। एक्सपेंडिचर जो है वो एक नया चीज़ है, बहुत टाइम से ये लोग बाग डिमांड कर रहे थे, और हमने भी अपने कोर्स में बहुत पढ़ा है कि आज़ादी के बाद ये 6% कभी नहीं हो पाया, तो अभी ये 6% इन्होंने कर दिया है। तो ये एक नई चीज़ है। इसके इस बजट को बढ़ाने से क्या चेंजेस आते हैं, ये हमें 10 ईयर में 10 to 15 ईयर्स में मालूम चलेगा कि ये क्या चेंजेस करते हैं। और ये सबसे मेन चेंज है जो यहाँ पर एजुकेशन को बहुत हद तक चेंज कर सकता है। ये बजट में चेंज होना बहुत सी चीज़ें चेंज कर सकता है। तो 6% एक काफ़ी डबल कर देगा, 2.5 टाइम्स कर देगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से 2.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। फिर ड्रॉप आउट रेट, यहाँ पर हमारा डी से ड्रॉप आउट रेट में हमें हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि ड्रॉप आउट रेट आप इस पे रखें। फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मतलब कि हमारा हाई स्कूल, हायर एजुकेशन, कॉलेज में आप हैं, कॉलेजेस, अंडर ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर स्कूल में करिकुलम में रखा है। करिकुलम में क्या चेंजेस लाए गए हैं, यहाँ पर स्कूल में रखा गया है कि यहाँ पर ABCDEF, इसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ कि असेसमेंट में चेंज लाया गया है। बैगलेस कुछ डेज होंगे, 10 डेज 15 डेज बैगलेस होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग के लिए यहाँ पर बात करी गई है। प्लस यहाँ पर आपके डी से अगर आप देखें तो यहाँ पे डी से डिज़ाइन में चेंज किया गया है। डिज़ाइन में यहाँ पर चेंज किया गया है, जैसे कि पहले 10+2 था, अब 5+3+3+4 आ गया है। तो यहाँ पे ये चेंज आया है डिज़ाइन में। प्लस यहाँ पर ई आया है कि ई एजुकेशन
एजुकेशन प्लस वोकेशनल स्किल और स्किल दोनों यहाँ पर मर्ज कर दिए गए हैं। तो एजुकेशन का एक एलोब्रेशन किया गया है, और बाकी चीज़ें आप स्किल भी देंगे और ये सब। फिर यहाँ पर बी से आप ब्रेकफास्ट भी रख सकते हैं, फूड यहाँ रख सकते हैं, फूड की यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। बच्चे यहाँ पर आते थे तो वेट करते रहते थे कि भाई कब उन्हें लंच मिलेगा, तो यहाँ पर उनके पास पहले ही ब्रेकफास्ट दे दो ताकि अच्छे से मन लगा के पढ़ सकें। तो ये पॉइंट मेन पॉइंट है असेसमेंट का। बैकलेस स्कूल प्लस क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्लस डिज़ाइन में चेंज आया है, वो मैं आपको समझा दूंगा। और यहाँ पर ई जो है वो एजुकेशन एलोब्रेशन हुआ है कि स्किल एजुकेशन प्लस स्किल, वो वोकेशनल स्किल 6th क्लास तक, 6th क्लास के बाद आप कर सकते हैं, ये रखा गया है। और इसमें यहाँ पर प्लस एक लैंग्वेज है। तो मोस्टली जो है आप अगर अपने आंसर को लिखना चाहें तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। प्लस ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ऑटोनॉमी को मानूंगा। इसमें से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो टफ बन सकते हैं, टफ लेवल के बनेंगे। तो यहाँ पर ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात करी गई है। और ये ऑटोनॉमी ये हो गई कि मैंने यहाँ पर रखा है एक्रेडिशन, और ये एक इंस्टीट्यूट बनाया नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो ये एक UGC और AICTE को हटा के डिसमेंटल करके एक बॉडी बना दी जाएगी। और यहाँ पर कई वर्टिकल्स होंगे जो अलग अलग चीज़ों को देखेंगे, क्वालिटी, फंडिंग और एक्रेडिशन और ये सब चीज़ें, ऑटोनॉमी, ये सब चीज़ें इसमें फॉर्म होगी। तो एक इन्होंने यहाँ पर ऑटोनॉमी जो है ग्रेडेड ऑटोनॉमी करी है कि लेवल, ग्रेडेड से मतलब है कि लेवल बनाए जाएंगे ABCD, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को डाला जाएगा, फिर जो लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये अलग अलग ग्रेड पे इनको रखा जाएगा, यहाँ पर ये ऑटोनॉमी दी जाएगी। सो टीचर्स ट्रेनिंग, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ आंसर में, और स्टूडेंट्स को भी बोलूँगा कि ये अपने आंसर राइटिंग्स में जब भी प्रैक्टिस कराता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि इसको आप टीचर ट्रेनिंग का जो पॉइंट है वो स्टार पॉइंट है। ये सबसे ज़्यादा रियल चैलेंजेस हैं यहाँ पर। अगर रियल चैलेंज कोई है तो वो टीचर्स ट्रेनिंग है, क्योंकि बोलते हैं कि 10% या 15% ही ट्रेंड हैं। तो यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग ऑन टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन में, वो भी यहाँ पर टी में आप अपने आंसर में लिख सकते हैं शॉर्ट में। फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स जो यहाँ बने गए हैं, कोई इंस्टीट्यूट बने गए हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव कैसे एजुकेशन होगी ये भी आपको लिए जानना बहुत जरूरी होगा, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ION, यहाँ से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। चेंजेस यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन अगर आपके जैसे मैं चेंजेस बताऊँ, आपके इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी के लिए अगर मटेरियल बताऊँ तो आपको मिलेगा कि एक्सपेंडिचर इक्विटी, फिर यहाँ आपको ड्रॉप आउट रेट एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन, फिर स्कूल एजुकेशन, और यहाँ पर ऑटोनॉमी के इंस्टीट्यूट्स की क्या ऑटोनॉमी होगी यहाँ पे, और टीचर्स ट्रेनिंग। ये मेन पॉइंट्स हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं बॉडी में। और कंक्लूजन जो है इंक्लूसिव ये होनी चाहिए, और इंक्लूसिव फीचर्स क्या क्या है इस पॉलिसी में ये भी आपको पता होना चाहिए हर एक। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया है जो कि न्यू है, ओ से आउटसाइड यूनिवर्सिटीज़ अलाउ की हैं। ये फर्स्ट टाइम अपना इंक्लूड करा गया है, और इसके क्या इस पे बहुत सारा डिबेट चल रहा है, बहुत डिबेटेबल है इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे जो डिबेट चल रहा है कि अगर आप आउटसाइड यूनिवर्सिटी को अलाउ कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ये बहुत डिबेट में है, और आने वाले समय में इसके क्या ऐसे इम्प्लीमेंट होता है और किस तरीके से विथ लॉ गवर्नमेंट लेके आती है पार्लियामेंट में आउटसाइड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्या उसके क्राइटेरियाज होंगे, क्या होगा, ये सब चीज़ें अभी आप न्यूज़ फॉलो करते रहिए, ये आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेफिनेटली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर नेशनल रिसर्च फंड एक बनाया गया है। रिसर्च की बहुत डिमांड थी कि आप रिसर्च जो हम करें, इंडियंस आत्मनिर्भर बनना है तो हमें रिसर्च भी अपनी करनी पड़ेगी। ये काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर से जुड़ा हुआ है, और ऐसे कोई नेशनल इंस्टीट्यूट अगर इसमें बने हैं तो हम वो देखेंगे। तो एन से सो यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
यहीं से फॉर्म होंगे। इस टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो यहीं से फॉर्म होंगे, क्योंकि आपको वो क्रिटिकल, हर एग्जाम में एक क्रिटिकल एनालिसिस वो मांगेंगे, तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल पॉइंट्स को भी हैंडल करना आना पड़ेगा। और क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें क्या हो सकते हैं, आप इसके लिए कोड वर्ड ले सकते हैं, पॉलिसी, POLICY। सो यहाँ पर पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कैसे इंप्लीमेंटेशन के लिए पार्टिसिपेशन यहाँ पर लगेगा, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया था और इसमें स्टेट और सेंटर दोनों का पार्टिसिपेशन लगेगा। तो सेंटर का आपका हर सेंटर को हर स्टेट के साथ एक अलग वो चलना पड़ेगा। तमिलनाडु ने तो पहले ही बोल दिया है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, तो स्टेट जो हैं वो इससे पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपने एक प्री स्कूल भी ईयर जोड़ा है इसमें, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो प्री स्कूल के लिए आपको ये बताना पड़ेगा, ये आंगनवाड़ी का पार्टिसिपेशन, आंगनवाड़ी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, बहुत क्रूशियल हो जाता है। अगर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का आप बात करें तो यहाँ पर आंगनवाड़ी का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर मशीनरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन हो जाता है। और आउटसाइड, हाँ यहाँ पर यह आउटसाइड फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो आ रही हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो आ रही हैं उनका के ऊपर भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे। कमर्शियलाइजेशन, इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है कमर्शियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या स्टार्ट नहीं कर देगा, क्या हमारे यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर और कंपटीशन उस लेवल का है कि हम इनको कॉम्पिटिट कर पाएंगे। और हम इससे जुड़े हुए और भी चीज़ें देखेंगे। लैंग्वेज यहाँ पर एक इशू रहेगा, 3 लैंग्वेज फार्मूला, स्टेट्स इसको कुछ मानने से मना कर रहे हैं। और लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में 5th से नीचे वाली क्लास में हम रीजनल लैंग्वेजेस में 3 लैंग्वेज फार्मूला में बोला गया है। तो इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर एक बोला गया कि इंग्लिश कहीं हटाना तो नहीं चाहती है गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा क्लियर कर दिया कि इंग्लिश नहीं हटेगी, लेकिन लोकल लैंग्वेज यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहती है, एक इन्फोर्स करना चाहती है गवर्नमेंट, एंड दैट इज़ अ पॉलिसी में ये दिया हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बताया, इम्प्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन आएंगे, ये आपसे बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन पे इस पे करेंगे। और मैंने आपको इसमें एक वर्ड भी बताया, पब्लिक डिस्कोर्स जितना ज़्यादा किसी पॉलिसी पे होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोगों के सजेशन और रिएक्शंस को बिल्कुल कंसीडर कीजिए, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्मूथ हो जाता है। वाई से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वाई से ये मुझे अभी मिला नहीं है, श्योरली जब मिलेगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर एक पॉइंट वाई का जोड़ा है, पर मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करें और यहाँ पर इसको दें। आई एम हेमंत शर्मा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं मैं शॉर्ट में 2 या 3 मिनट्स की वीडियोस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होती हैं उनको अपलोड कर देता हूं इंस्टाग्राम पे, ताकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो ये वीडियो है, ये अभी लॉन्ग वीडियो होगी, यहाँ पर शॉर्ट वीडियो में आपको कोड्स मिलते रहेंगे, तो डायरेक्ट डिस्कशन में आप कर सकते हैं। और अपने डिस्कशन को मैं जरूर बोलूँगा, कमेंट और डिस्कशन बिल्कुल रखें, क्योंकि कमेंट और डिस्कशन से ही ये प्रूव हो जाता है कि आपका जो कमांड है टॉपिक पे वो अच्छी है और वो अच्छी हो रही है। अगर आप कमांड और डिस्कशन करते हैं तो आपकी कमांड भी अच्छी हो जाती है टॉपिक पे, क्योंकि आप अगर प्रिपेयर करते रहोगे, सिर्फ अपने से ही बात करोगे और हमेशा फ्रेंड्स में भी डिस्कशन आप करते रहिए। और ठीक है, तो फेसबुक पेज पे आप मुझे, मैं कोडेड वे में न्यूज़ का एनालिसिस डाल देता हूँ, जो न्यूज़ डेली की नहीं होती हैं वो मैं कोडेड वे में एनालिसिस हो जाता हूँ। मैं नहीं बोलूँगा कि आपका टाइम जो क्रूशियल है, टाइम बहुत क्रूशियल है, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी वीडियोज़ देखने के बाद अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्लस आपको एट लास्ट आंसर राइटिंग करनी है। तो आंसर राइटिंग करनी है एट लास्ट, तो आपको अपने इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के थ्रू, क्योंकि लिमिटेड टाइम में टाइम आपका क्रूशियल है। तो यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग पे डायरेक्टली पहुँचना होगा। तो कोडेड वे में और इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अरेंज करके आप अपने आंसर राइटिंग तक जल्दी पहुँच सकते हैं, अपने टारगेट तक जल्दी पहुँच सकते हैं। तो मैं कोडेड वे में एनालिसिस दे देता हूँ, ताकि और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है उनको हटा देता हूँ, तो इस तरीके से आपकी जो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस पेज को मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में ये दोनों ही चीज़ें दी रखी हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं।